Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. इतिहास को समझना पता है कैसा है? बिल्कुल एक जासूसी कहानी की तरह। सुराग हर तरफ बिखरे होते हैं और सच कई परतों के नीचे छिपा होता है। तो चलिए हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प मामले की पड़ताल करते हैं। तो ये रहा हमारे केस का पहला सुराग। स्क्रीन पर एक ही जगह के दो नक्शे हैं, लेकिन इन्हें बनाने में लगभग 600 साल का फासला है। और जैसा कि साफ दिख रहा है, इनमें जमीन आसमान का फर्क है ना? और बस यही सवाल हमारी पूरी पड़ताल की जड़ है। आखिर इन 600 सालों में ऐसा क्या हो गया कि दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल गया? तो चलिए अपने पहले सुराग यानी इन नक्शों को जरा गौर से देखते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि नक्शे सिर्फ जमीन नहीं दिखाते, वो उस दौर की सोच, जानकारी और दुनिया को देखने के नजरिए का आईना होते हैं। जरा इस नक्शे को देखिए। आज के नक्शों से बिल्कुल उल्टा लगता है, नहीं? जहां आज उत्तर भारत ऊपर होता है, वहीं अल इदरीसी के इस नक्शे में दक्षिण भारत को ऊपर दिखाया गया है और श्रीलंका का द्वीप उसके भी ऊपर है। जगहों के नाम भी अरबी में लिखे हैं, जैसे आज का कन्नौज उस समय कन्नौज लिखा जाता था। और हाँ, जो लोग नक्शे बनाते हैं उन्हें हम मानचित्रकार या इंग्लिश में कार्टोग्राफर कहते हैं। अब जरा 600 साल आगे चलते हैं। ये दूसरा नक्शा हमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? इस पर ध्यान दीजिए कि इसके तटीय इलाके मतलब कोस्टल एरियाज कितने सटीक और डिटेल्ड हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस समय तक यूरोपियन नाविक और व्यापारी इन रास्तों पर व्यापार करने लगे थे और उन्हें अपने सफर के लिए बिल्कुल सटीक जानकारी चाहिए थी। तो इन नक्शों से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये कि किसी भी दस्तावेज को समझने के लिए इतिहासकारों को हमेशा ये पूछना पड़ता है, इसे कब, कहां और क्यों बनाया गया था? बिना इस कॉन्टेक्स्ट के इतिहास को सही ढंग से पढ़ना नामुमकिन है। हमारी जासूसी का अगला सुराग छिपा है भाषा में, क्योंकि समय के साथ सिर्फ नक्शे ही नहीं बदलते, शब्दों के मतलब भी पूरी तरह बदल जाते हैं। चलिए हिंदुस्तान शब्द का उदाहरण लेते हैं। आज हम हिंदुस्तान का मतलब पूरे भारत देश से समझते हैं, लेकिन 13वीं सदी में इसका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों से था। इसमें कभी भी दक्षिण भारत शामिल नहीं था। समय के साथ इसका भौगोलिक और राजनीतिक अर्थ दोनों ही बदल गए। इसी तरह विदेशी शब्द को देखिए। आज हमारे लिए विदेशी का मतलब है कोई जो भारतीय न हो, पर मध्यकाल में विदेशी का मतलब था कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस गांव या समाज का हिस्सा न हो। मतलब एक शहर में रहने वाला किसी जंगल में रहने वाले को परदेसी या विदेशी मान सकता था, लेकिन एक ही गांव के दो किसान, चाहे उनका धर्म या जाति अलग ही क्यों ना हो, एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। चलिए अब अपने तीसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं, हाथ से लिखे दस्तावेज। सोचिए, प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले जानकारी को सहेजना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो किताबें हाथ से लिखी जाती थी, जिन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। एक लेखक या स्क्राइब बैठकर मूल किताब की एक एक शब्द करके नकल तैयार करता था। ये एक बहुत ही धीमा और मुश्किल काम था। इसे ऐसे समझिए जैसे कभी किसी दोस्त के होमवर्क की नकल की हो। कभी कभी लिखावट समझ नहीं आती तो हम अंदाजा लगा लेते हैं। बस पांडुलिपियों के साथ भी ठीक यही होता था। नकल करने वाला लेखक की लिखावट न समझ आने पर थोड़ा बदलाव कर देता और सदियों तक नकल दर नकल ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी बन जाती थीं। और मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं थीं, लिखने के स्टाइल भी अलग अलग थे। जैसे बाईं ओर नस्तलीक शैली है जो काफी साफ है, और दाईं ओर है शिकस्त शैली जो कहीं ज्यादा घनी और पढ़ने में मुश्किल है। जरा सोचिए, इतिहासकारों को ये सब पढ़ना पड़ता है। इसी वजह से इतिहासकार किसी एक कॉपी पर भरोसा कर ही नहीं सकते। उन्हें एक ही किताब की कई अलग अलग नकलें पढ़नी पड़ती हैं ताकि वे ये अंदाजा लगा सकें कि असल लेखक ने आखिर क्या लिखा होगा। तो हमने नक्शों, शब्दों और पांडुलिपियों जैसे सुरागों की जांच तो कर ली। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर हमें 700 से 1750 ईस्वी के बीच के उन 1000 सालों के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले तो इस दौर में टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी छलांग लगाई। खेती में सिंचाई के लिए फारसी पहिया आया, कपड़ा बनाने के लिए चरखा और युद्ध के मैदान में बारूद वाले हथियार यानी आग्नेयास्त्रों ने सब कुछ बदल दिया। ये जो हम देख रहे हैं, ये है फारसी पहिया। इस एक आविष्कार ने सिंचाई को इतना आसान बना दिया कि खेती में जैसे क्रांति ही आ गई और पैदावार कई गुना बढ़ गई।
सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, हमारे खान पान में भी बहुत कुछ नया आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। सोचिए, ये सब चीजें इसी दौर में बाहर से उपमहाद्वीप में आईं और हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गईं। इस दौर में समाज और राजनीति की तस्वीर भी पूरी तरह बदल गई। राजपूत जैसे नए शक्तिशाली समूहों का उदय हुआ। खेती का विस्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल साफ किए गए, जिससे कई वनवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। साथ ही समाज जाति और उपजातियों के जटिल ताने बाने में और भी कसकर बंध गया। इतने सारे जटिल बदलावों को देखने के बाद एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हम इतिहास को हिंदू काल या मुस्लिम काल जैसे आसान लेबल्स में बांट सकते हैं? देखिए, 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को शासकों के धर्म के आधार पर 3 हिस्सों में बांट दिया: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। लेकिन आज के इतिहासकार इस विभाजन को बहुत सिंपलिस्टिक मानते हैं, क्योंकि ये उस दौर के सामाजिक और आर्थिक बदलावों को नजरअंदाज कर देता है। तो आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक कहानी है जो लगातार लिखी जा रही है। हर नए सुराग के साथ ये कहानी बदलती है। तो असली सवाल ये है, भविष्य में मिलने वाले सुराग आज की हमारी कहानी को कैसे बदलेंगे?